बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। चार चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ और चारों ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज शाम 8:30 बजे के करीब, 8:15 साढ़े 8 बजे के करीब ये खबर आई है कि जो एडिशनल सेशन जज थे हुमायूं दिलावर साहब, उनको आज जो है वो OSD बना दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वो रिपोर्ट करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। ऑब्वियसली ये मातहत जुडिशरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वही ये फैसला करते हैं कि किस जज को कहाँ अपॉइंट करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको किस जगह पर लगाना है। अब इससे पहला इंप्रेशन तो ये मिला कि फौरी तौर पर जब खबर मेरे सामने आई और कुछ और लोगों ने भी इंप्रेशन लिया कि हुमायूं दिलावर साहब का फैसला इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि वो अब अपने इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते, क्योंकि बादी नज़र में उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है जो इंतहाई कमज़ोर और बहुत सारे सुकुम का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी है कि इस फैसले में बज़ाहिर बहुत सारी गलतियां हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी ये कहा है कि इसमें गलतियां हैं। और कई दफ़ा उन्होंने कहा, हर दफ़ा बल्कि जब लतीफ़ खोसा दलाइल दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल इसमें हैं, गलतियां हैं। आज भी जब उनसे कहा गया कि अगर अमजद परवेज़ नहीं आए तो आप इसको सुन लें और फैसला दें, तो उन्होंने कहा कि वो काम जो ट्रायल कोर्ट ने किया है वो मैं कैसे करूं, ट्रायल कोर्ट ने गलत किया है तो मैं भी गलत करूं। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि 2 wrongs डोंट मेक 1 right, जिसका मतलब यह है कि अगर उसने गलत किया है मैं भी गलत करूंगा तो इससे ये सही नहीं हो जाएगा अमल। मतलब ये कि वो तस्लीम करते हैं कि हुमायूं दिलावर ने गलत किया है, गलत फैसला दिया है, इसके बावजूद जजमेंट सस्पेंड नहीं हो रही। तो पहला तासुर तो इससे ये मिला कि हुमायूं दिलावर के इतने कमज़ोर फैसले की वजह से वो जज कहलाने के लायक नहीं रहे कि वो जज हैं, और इसीलिए उनको OSD बना दिया गया है, सुबुकदोश कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट करें। लेकिन जब मैंने इस मामले की बारीक बीनी से देखा, कुछ और लोगों से मशवरा किया, कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ वकला से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये सज़ा के तौर पर नहीं किया गया, बल्कि शायद आने वाले दिनों में हुमायूं दिलावर को एक बहुत ही अहम टास्क या अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। और उनको जो ये जिम्मेदारी उनसे जज की वापस ली गई है तो शायद उनको किसी और जगह लगा दिया जाए। जैसे आमतौर पे एक जज को आप उठाते हैं तो बैंकिंग कोर्ट में डाल सकते हैं, वहाँ से उठाते हैं तो एहतसाब अदालत में डाल सकते हैं, वहाँ से उठाते हैं तो आप कहीं और डाल सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनको कौन से केस में या कौन सी अहम जिम्मेदारी दी जाती है। कि बहरहाल हुमायूं दिलावर एक केस में तो बड़े इम्तहान में पूरा उतरे हैं। तो अब ये जो क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत बनाई गई है, क्या हुमायूं दिलावर को वहाँ लगा दिया जाता है या कहीं और लगाया जाता है, कोई और जिम्मेदारी दी जाती है, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये तय है कि इस फैसले की वजह से उनको सुबुकदोश नहीं किया गया या उनको OSD नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर इस फैसले की वजह से बनाया गया होता तो फिर आमिर फारूक साहब का इसमें पूरा किरदार है, क्योंकि 4 तारीख को जो जजमेंट उन्होंने दी थी, दरअसल उस जजमेंट ने ही फैसिलिटेट किया था हुमायूं दिलावर को कि 5 तारीख को वो ऐसा फैसला दें, और उसके बाद फिर उस फैसले को का बरकरार रखना। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझती है कि वाकई बहुत कमज़ोर फैसला है तो इसको फ़ौरन सस्पेंड कर देती और कहती कि जी हम ऑर्डर को सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बाद में इस अपील हम इसकी मेन सुनते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। अभी तक आमिर फारूक साहब इसको जो है वो रिलक्टेंट हैं इस जजमेंट को सस्पेंड करने में और नहीं कर रहे, और आप जानते हैं कि आज भी जो है वो पीर तक के लिए डाल दिया गया है। लेकिन क्या पीर को जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी और क्या पीर को इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और उनकी ज़मानत हो जाएगी? देखिए, इसमें आज जो एक फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज पीर के लिए दिया है, उसमें ज़ुबानी वो ये कहकर गए हैं कि अगर पीर को ये ना आए, जब यानी हम खोसा साहब कहते हैं कि आज फैसला सुनाएं, आज सस्पेंड करें इसको, तो उन्होंने कहा कि देखिए इसको पीर तक जो है वो एडजर्न करने दें। पीर को अगर ये नहीं आते तो फिर हमारे सामने जो अवेलेबल मटेरियल होगा उसके मुताबिक फैसला कर देंगे। लेकिन जो रिटर्न ऑर्डर दिया उन्होंने, वो देखें जरा क्या दिया है। उस रिटर्न ऑर्डर की 2 सफ़ों का ये रिटर्न ऑर्डर है, उसकी आखिरी 2-3 लाइनें, उसमें लिखा है कि अगर, ये आप देख भी लें, उसमें लिखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन यानी रिस्पोंडेंट जो है वो उनका वकील यानी अमजद परवेज़ अगर सेहतयाब नहीं होते तो फिर रिस्पोंडेंट मुतबादल इंतज़ाम करे, यानी दूसरे वकील का अरेंजमेंट करे। अब अगर आप दूसरे वकील का अरेंजमेंट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो वकील आकर क्या कहेगा कि जनाब मुझे तो आज ही अपॉइंट किया गया है, मुझे आज ही इंगेज किया गया है, मैं इस केस के बारे में नहीं जानता, मुझे इसको पढ़ने का, केस को समझने का और तैयारी का वक्त दिया जाए। पीर को वो आकर कहेंगे और आमिर फारूक साहब कहेंगे हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल बात है, तो इनको तो वक्त दिया जाना चाहिए। तो ये कहानी अब इस तरफ जाती हुए हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, इमरान खान जो है वो 20 दिन से जेल में
20 दिन और जेल में रह लेंगे, 2 महीने और जेल में रह लेंगे, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, निज़ाम एक्सपोज हो रहा है कि हमने अगर किसी शख्स को जेल में डालना हो तो ज़बरदस्ती फैसला गवाहों को सुने बगैर भी डाला जा सकता है, और अगर उसको बाहर ना निकलने देना हो तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती। हमारा कानून मोम की नाक है, जहाँ चाहे मोड़ लें और जैसे चाहें इसको एडजस्ट कर लें, और यहाँ पर वकला जितनी चाहें एडजस्टमेंट्स ले लें, और जब कोई ना किसको ना देनी हो तो उसके गवाहों को सुने बगैर और डिफेंस किए बगैर भी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो ये बस ऐसा ही निज़ाम है जिसमें हम रह रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो खुल के सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी ने आज 2 टोक ये ऐलान किया है सीईसी की मीटिंग के बाद कि जी इलेक्शन तो 90 दिन में ही होने चाहिए, 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमने जब सीसीआई की मीटिंग में बैठकर ये कहा था, सीसीआई की मीटिंग में हमने शरीक हुए थे और हमने इस बात पे वोट दिया था कि ठीक है इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं और मरदमशुमारी अनाउंस कर दी जाए, तो उस वक्त हमने कदगन लगाई थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे, इलेक्शन 90 दिन से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये फिर इलेक्शन कमीशन इसको 90 दिन से ऊपर नहीं ले जा सकता। दूसरा नुकता उनका यह था कि 224 जो है वो 90 दिन के पाबंद करता है, तो इलेक्शन कमीशन उसको वायलेट नहीं कर सकता। तीसरा उनका नुकता यह था कि मरदमशुमारी जो है वो अगर 90 दिन के अंदर हो सकती है, जो सेंसस है उसके नतीजे में नई हल्का बंदियाँ 90 दिन के अंदर हो सकती हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। और चौथा और अहम नुकता उनका यह है कि हम अब जाकर यहाँ पर लाहौर में एक और, पहले हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बारी बारी बुलाया है, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे कहेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी तो फिर हम अपनी जो सीईसी की मीटिंग है उसको लाहौर में उसका इजलास करेंगे, और उस मीटिंग में जो है वो फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है और क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। अब इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो वाकई पीपल्स पार्टी अब 90 दिन में इलेक्शन चाहती है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सीसीआई मीटिंग में ये वोट दिया था कि सेंसस हो जाए, उस दिन ऐसा लगा था कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। या तो वाकई वो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, या वो इस मुतालबे को सरेंडर करने के लिए कुछ और मांग रहे हैं, और वो कहना चाहते हैं, यानी वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर बना रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के सामने, और वो कहना चाहते हैं कि जी ठीक है, अगर आप हमारा तो 90 दिन का मुतालबा है, अगर आप कहते हैं कि हम इस मुतालबे से पीछे हट जाएं तो फिर हमें ये चीज़ दी जाए। तो वो मुतालबा जो है या तो वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर वाकई वो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं। अब तो ये तो पीपल्स पार्टी की इंटेंशन क्या है ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। एक और बात मैं आपसे करता चलूँ, देखिए ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने कल आपको कहा था कि नवाज शरीफ साहब मुझे सितंबर में वापस आते नजर नहीं आ रहे। बड़ा शोर मचा हुआ था, कल तक मचा हुआ था, नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं। मैंने कल ही आपसे कहा था कि नवाज शरीफ साहब मुझे सितंबर में वापस आते नजर नहीं आ रहे, और आज ऐलान हो गया है। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के पास खड़े थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आएंगे। ये पहला बाज़ाब्ता ऐलान है, इससे पहले कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया था। कभी जावेद लतीफ़ कहते थे, कभी कोई कहता था। तो अब पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने खड़े होकर कहा है कि मिड अक्टूबर में वापस आएंगे। अगरचे अभी भी कोई तारीख उन्होंने नहीं दी, लेकिन मिड अक्टूबर कहा है कि मिड अक्टूबर में वापस आएंगे। लेकिन सवाल फिर वही है, अगरचे मैं ये कहूँगा कि पहली खबरों की निस्बत ये खबर इसलिए इसको थोड़ी सी वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि शहबाज शरीफ ने खुद नवाज शरीफ के पास खड़े होकर कहा है। इससे पहले उन्होंने कहा बस आ रहे हैं, जल्द आएंगे, जब डॉक्टर इजाज़त देंगे आएंगे, आ जाएंगे, आके लीड करेंगे, वज़ीर आज़म को उम्मीदवार होंगे, इलेक्शन कैंपेन की सब को लीड करेंगे। ये सारी बातें तो होती रही हैं, लेकिन ये कहना ये पहली मरतबा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा कि वो अक्टूबर में वापस आ रहे हैं। लेकिन क्या वो अक्टूबर में वापस आ रहे हैं, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ताल्लुक इलेक्शन के साथ है। अगर उनको इस बात का यकीन होगा कि इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वापस आएंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो इसको डिले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शहबाज शरीफ ने कह दिया है तो वो लाजमी वापस आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको अभी भी ये डिले हो सकता है। तो ये हमें जाकर सितंबर के मिड में या सितंबर के आखिर में जाकर पता चलेगा कि वो अक्टूबर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहा होगा तो माहौल बनना शुरू हो जाएगा। और देखें, एक हवाई ऐसी चल पड़ती है जिससे पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये हमें अंदाज़ा तो हो जाएगा, अगले 15-20 दिन में पता चल जाएगा। अगर उन्होंने वाकई अक्टूबर में आना है तो अभी यहाँ पर तंजीमें जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, उनके लिए जो है वो उनकी इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो समझ लीजिए कि ये एक और प्रैंक है जो शहबाज शरीफ ने आपके साथ किया है। इस वक्त हालात बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। अगर नवाज शरीफ वापस आ भी जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग जिसका बिजली का बिल 25,000 रुपये आया, आप मुझे ये बताएं, जिसका बिल 25,000 रुपये आया और सोशल मीडिया पे
लोग बच्चों ने प्ले कार्ड उठाए हैं कि मेरी माँ ने बालियां बेच के बिजली का बिल उतारे हैं, और ऐसा हुआ है कि लोगों ने बिजली के बिल जो है जमा कराने के लिए बालियां बेची हैं बच्चों की या अपनी, और इस तरह करके उन्होंने बिल जमा कराया है। लेकिन अगले महीने दोबारा बिल आ जाता है, तो क्या करें। ऐसे वाकयात भी हैं कि जिसने पिछले महीने, अब कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उस बंदे ने पिछले महीने किस्तें कराई, 5,000 रुपये अदा किया, इस मरतबा फिर 12,000 रुपये उसको बिल आ गया। तो क्या करेगा कोई इस तरह से बिजली के बिलों को कैसे टैकल करेगा। और आज मैंने 92 के प्रोग्राम में माहिरीन मुआशरत को लिया था। मैंने कहा था कि इस वक्त फौरी तौर पर अगर हुकूमत चाहे, दिल से बैठ के चाहे कि वो इनको लोगों को रिलीफ दे सकती है, तो उनके पास क्या सोल्यूशन है। तो बज़ाहिर हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता, क्योंकि वो IMF के प्रोग्राम से डेविएट नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी फंसा के चली गई है निगरान हुकूमत को, और कोई हल नज़र नहीं आता। अब सबको पता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ये करके गई है। अब अगर ये वापस आते हैं, 1.5 साल में रिकॉर्ड कर्जा लेकर गए हैं इस मुल्क में, और अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो क्या आपका क्या ख्याल है कि लोग जो हैं वो भूल जाएंगे और कहेंगे हाँ ठीक है ये शहबाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ तो बहुत अच्छा आदमी है। तो वो सवाल जो लोगों के जहनों में हैं, जो शहबाज शरीफ से वो पूछना चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए तो वो उनसे पूछेंगे कि जनाब ये हमारे साथ क्या सलूक किया है, और ये हम बिजली का बिल कहाँ से अदा करें। तो बिजली के बिल इस वक्त कौम का एक बहुत बड़ा मसला बन गए हैं, और आने वाले दिनों में ये खुदा न खास्ता सड़कों पर बदअमनी की वजह बन सकते हैं। लोगों के पास सकत नहीं है बिल अदा करने की, और इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास मुल्क चलाने की स्ट्रेटजी नहीं है, और किसी को पता नहीं है कि ये हमने कैसे चलाना है और इस मामले को कैसे आगे लेकर चलना है। तो ये थी जी आज का दिन। जो आखिर में जाते जाते मैं आपको जो लिफ्ट वाला मामला आज हुआ है, मैं ये तो नहीं समझता कि ये साजिश की गई होगी। चलें, मैं डाउट ही नहीं करता कि लतीफ़ खोसा के खिलाफ साजिश करके उनको फंसाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इतना रिस्की मामला था, क्योंकि ये जो लिफ्ट है, ये एक तो पहली बात यह है कि जो बिल्डिंग बनी है ये 22 अरब रुपया मेरा ख्याल है इस बिल्डिंग के ऊपर खर्च हुआ है, और इसकी हालत यह है कि बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 से बड़ा कमरा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमरा नंबर 1। बहुत बड़ा हॉल है और उसमें बैठने की गुंजाइश है, लेकिन उसके अंदर 3 यूनिट AC लगे हुए हैं, और हालत एक जजिस के पास लगा हुआ है, 3 पीछे इतने बड़े हॉल में लगे हुए हैं। और हालत यह है कि उसको सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं किया जा सका, यानी सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं है बिल्डिंग, अरबों रुपया लगाने के बावजूद, और वो यूनिट खड़े किए हुए हैं और वो चलते नहीं हैं, या वो इतने लोगों को कैटर करने के लिए इंतहाई नाकाफ़ी हैं। तो कमरा अदालत में इतनी सख्त गर्मी होती है कि बैठ कर जो है वो वहाँ पर 2-4 घंटे गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लिफ्टों में AC नहीं है, और लिफ्टों की स्पीड ऐसी है कि जैसे पुरानी कोई थक्कड़ किस्म की लिफ्टें होती हैं वो लिफ्टें लगी हुई हैं, और हालांकि बड़े साइज़ की लिफ्ट्स हैं, ज़्यादा लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन इसकी हालत ये है कि पहली फ्लोर से 3rd फ्लोर पर जाते जाते आपकी हालत ख़राब हो जाती है। यानी कल मैं पहली लिफ्ट के ज़रिए गया तो वो पहले नंबर 1 पे रुकी, 2 पे रुकी, 3rd पर पहुंचते पहुंचते सोचा मैंने कि यार मैं इस लिफ्ट में क्यों फंस गया हूँ, इतनी सख्त गर्मी और हब्स था लिफ्ट के अंदर कि मैं इसमें आया क्यों। आज मैंने दानिस्ता तौर पर फिर लिफ्ट में ना सुबह जाते हुए लिफ्ट में सवार हुआ, ना वापसी में सवार हुआ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ लें 3 मंजिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सरसाइज भी तो करते ही है ना, और इसी तरह से वापसी में जो है वो आप आ जाएं तो बंदा जो है वो जल्दी पहुंच जाता है इस लिफ्ट से। ये इतनी खटारा किस्म की लिफ्ट है, और इस नई बिल्डिंग जिसको 3-4 महीने हुए हैं बने हुए, इसमें जो है वो ये हालत हुई है। होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस जो है वो आमिर फारूक साहब फौरन बैठ जाते और कहते कि ये कैसे वाकया हुआ है, जिम्मेदारान को तलब कर लेते। लेकिन हुआ ये कि कोई पता ही नहीं है, यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई रेस्क्यू का निज़ाम ही नहीं है। मैं आज एक यहाँ इस्लामाबाद में एक मॉल है, वहाँ पर जिम करता हूँ, तो 5वें फ्लोर पे वो जिम है। तो मैंने जिम ऑपरेटर से पूछा चढ़ते चढ़ते, मैंने कहा कभी लिफ्ट बंद हुई है? उसने कहा हो जाती है, लेकिन 2 मिनट के अंदर हमारा अमला है वो उसको टैकल कर लेता और 2 मिनट के अंदर खोल लेता है। तो मैं हैरान हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या अमला ही मौजूद नहीं था लिफ्ट को खोलने के लिए कि जो उसको ऑपरेट कर सकता। और ये इतना रिस्की था कि अगर ये लिफ्ट तो इत्तेफाक से ऐसी जगह पर आके फंसी कि जहां पर दरवाजा जो है वो टच कर रहा था, यानी आप थोड़ा सा नीचे होके दूसरी मंजिल पे उतर सकते थे। लेकिन अगर ये लिफ्ट फंस जाती नंबर 2 और नंबर 3 के दरमियान में, यानी फ्लोर नंबर 2 और फ्लोर नंबर 3 के दरमियान में फंस जाती, तो अगर वो इसमें दरमियान में फंस जाते, तो यहाँ तो अभी उनको ऑक्सीजन मिल रही थी दरमियान में जो थोड़ा सा रास्ता होता है 2 दरवाजों में, तो अगर वो दरमियान में फंस जाते
तो एक तो उनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता और ऑक्सीजन उनको ना मिल रही होती तो खुदा ना खास्ता ये दम घुट के लोग मर सकते थे। 18 लोग जो उसमें सवार थे। ये इतना संजीदा मामला है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया और जिम्मेदारों का तयन नहीं हुआ और कोई यहाँ पर जिम्मेदार नहीं है कि क्या जो है वो होगा। इसमें इस तरह की लिफ्ट में तो चीफ जस्टिस खुद भी सवार होते हुए डरेंगे। तीसरी मंजिल पे उनका कमरा है, तीसरी मंजिल पे वो जाने के लिए इसमें खुद भी उनको सवार होते हुए डर लगना चाहिए कि खुदा ना खासा ये बंद हो गई तो कौन इसका पुरसाने हाल है। तो बहरहाल अल्लाह ही बेहतर करे इस निज़ाम से, तो क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।